हेलो स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में यूनिट 4 का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस में एसिड बेस टाइट्रेशन पर डिस्कस किया था और थ्योरी ऑफ इंडिकेटर पर भी डिस्कस किया था, यानी सूचकों के सिद्धांत पर और अम्ल क्षार अनुमापन पर। आज की क्लास में मैं ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन या इसको रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं, इस पर डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि रिडॉक्स अनुमापन क्या होता है। इस प्रकार के अनुमापन में एक अभिक्रमक का ऑक्सीकरण होता है जिसे अपचायक कहते हैं, यानी जिस अभिक्रमक का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है, जबकि दूसरे अभिक्रमक का अपचयन होता है जिसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अतः इस अनुमापन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं होने के कारण ही इसे ऑक्सीकरण अपचयन या रिडॉक्स अनुमापन कहते हैं। यानी इस प्रकार के टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसलिए इसे रिडॉक्स टाइट्रेशन कहते हैं। रिडॉक्स अनुमापन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट जो है परमैग्नेटोमितीय अनुमापन, दूसरा क्रोमेटोमितीय अनुमापन और तीसरा जो है वो आयोडीन के द्वारा अनुमापन। इसमें फर्स्ट परमैग्नेटोमितीय अनुमापन, इस प्रकार के अनुमापन में ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट को लिया जाता है। KMnO4 यहाँ पे ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में लिया जाता है, यानी कि इसका अपचयन होता है। KMnO4 का यहाँ अपचयन होता है, ये ऑक्सीकारक कहलाता है। और पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन मानक विलयन होता है, यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, वो यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन होता है जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है, और इसकी सहायता से अज्ञात जो है अननोन विलयन है द्विअपचायक पदार्थ जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता का आंकलन किया जाता है। यानी अज्ञात जो विलयन है फेरस अमोनियम सल्फेट है, उसकी सांद्रता ज्ञात की जाती है पोटेशियम परमैंगनेट के मानक विलयन के द्वारा, या ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट को यूज में दिया जाता है, जबकि अपचायक होता है वो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। इस अनुमापन में KMnO4 होता है वो स्वयं सूचक की भांति होता है, यानी कि सूचक की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार या जो परमैंगनेट आयन है MnO4- आयन का रंग गहरा बैंगनी होता है, जो अंतिम बिंदु पर यानी कि एंड पॉइंट पर पिंक कलर में परिवर्तित हो जाता है। इस अनुमापन में तनु जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग माध्यम को अम्लीय बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट तथा फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच अनुमापन है। उनकी अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होती हैं, जिसमें आयनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार से दे रखी है। जैसे यह परमैंगनेट आयन, यह अभिक्रिया दे रखी है, अपचयन अभिक्रिया है परमैंगनेट आयन का यहाँ अपचयन। परमैंगनेट आयन के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है MnO4- है, O4 आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है, इससे आपको निकल जाएगी, और इस मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 आ जाती है। और जो रिएक्शन होती है उसके बाद में यहाँ पे Mn2+ आयन में बदलता है, और Mn2+ आयन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, यानी +7 से +2 में बदल गया है। यानी ऑक्सीकरण अंक में कमी आना अपचयन कहलाता है। ये अभिक्रिया अपचयन होती है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अतः यहाँ पे यह परमैंगनेट जो आयन है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक है, ये इसका अपचयन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्सीकारक के रूप में लिया जाता है। जबकि यहाँ पर
फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर फेरस आयन जो है उसमें फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे 2+ यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है, और जैसे ये फेरिक आयन में बदलता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 हो जाती है, यानी 2 से 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होती है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, अर्थात यहाँ पे अपचायक के रूप में फेरस अमोनियम सल्फेट लिया जाता है। और इसकी जो संपूर्ण अभिक्रिया अपन लिखते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ पे ग्रहण किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ ग्रहण होते हैं वो अपचयन अभिक्रिया, जहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इलेक्ट्रॉन सेकंड अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और इस प्रकार से ये यहाँ पर एक संपूर्ण अभिक्रिया है, और जिसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो परमैंगनेट आयन है उसका तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अर्थात ये ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार कर रहा है, और फेरस आयन और फेरिक आयन में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये अपचायक के रूप में व्यवहार करता है। इस प्रकार से ये परमैंगनेटोमितीय अनुमापन के अंदर KMnO4 यूज में लिया जाता है, और जिसके साथ सहायता से फेरस अमोनियम सल्फेट की सांद्रता का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है क्रोमेटोमितीय अनुमापन, और इस प्रकार के अनुमापन में ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का मानक विलयन लिया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकारक जो पदार्थ है वो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज में लिया जाता है, जबकि पहले वाले के अंदर KMnO4 यूज में लिया जाता है। इतना ही फर्क है, बाकी इसी की सहायता से जो अपचायक पदार्थ है जैसे कि फेरस अमोनियम सल्फेट है उसके अज्ञात विलयन की सांद्रता का आकलन किया जाता है, अज्ञात विलयन की सांद्रता है उसको ज्ञात किया जाता है। इस अनुमापन में बाह्य सूचक के रूप में पोटेशियम फेरिसाइनाइड का विलयन उपयोग में लिया जाता है, या फिर आंतरिक जो सूचक हैं उसके रूप में यहाँ पे डाइफेनिलैमीन, या इसमें मुख्य रूप से यूज में लिया जाने वाला सूचक है वो एन-फेनिल-एंथ्रेनेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस सूचक को यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में यहाँ पे इस टाइट्रेशन में यूज में लिया जाता है, जो हरे रंग से अंतिम बिंदु यानी एंड पॉइंट पर लाल बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे वही पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस अमोनियम सल्फेट के मध्य अनुमापन और इस प्रकार के अनुमापन की आयनिक अभिक्रिया यहाँ दे रखी है। फेरस अमोनियम सल्फेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अनुमापन, और पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर यहाँ डाइक्रोमेट आयन यहाँ इस प्रकार से ये Cr2O7 2- ये डाइक्रोमेट आयन है, और डाइक्रोमेट आयन में आप देखोगे यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, यहाँ पे दिखाई हुई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे ये क्रोमियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 से +3 में बदलना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना का मतलब है या अपचयन होता है, अर्थात यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट का अपचयन होता है, अर्थात ये ऑक्सीकारक कहलाता है, जबकि यहाँ पे वही फेरस आयन फेरिक आयन में बदलता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होती है, +2 से +3 में बदल रहा है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये अपचायक कहलाता है। और इसकी जो संपूर्ण अभिक्रिया वो इस प्रकार से होगी, क्योंकि पहली अभिक्रिया जो अपचयन अभिक्रिया उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जबकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल हो गए और इस प्रकार से ये संपूर्ण अभिक्रिया प्राप्त होती है। ये तो यहाँ दूसरे नंबर जो क्रोमेटोमेतीय अनुमापन। थर्ड जो अनुमापन है वो है आयोडीन अनुमापन। ऐसे अनुमापन जिसमें ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में आयोडीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीकारक जो पदार्थ है वो आयोडीन यूज में लिया जाता है, इसलिए इसे आयोडीन अनुमापन कहते हैं। ये अनुमापन आगे दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आयोडीमीतीय अनुमापन, इंग्लिश में आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। और आयोडीमेतीय अनुमापन में क्या है, तो इस प्रकार के अनुमापन में ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में
आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ है, उसमें आयोडीन का उपयोग किया जाता है और जिसकी सहायता से अपचायक पदार्थ जैसे सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम सल्फाइड आदि पदार्थों की सांद्रता का आंकलन किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है उस अनुमापन को आयोडीमीतीय अनुमापन यानी कि आयोडीमेट्री टाइट्रेशन कहलाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट व आयोडीन के मध्य अनुमापन। इस प्रकार यहाँ पे आयोडीन की सहायता से सोडियम थायोसल्फेट की सांद्रता का आकलन किया जाता है और इस प्रकार की अभिक्रिया में यहाँ आप देख रहे हैं कि सोडियम थायोसल्फेट है जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे सोडियम पेंटाथायोनेट जो बदलता है उसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। अर्थात यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट है वो अपचायक के रूप में यूज में लिया जाता है और आयोडीन है वो ऑक्सीकारक है यानी कि इसके यहाँ पे अपचयन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के अंदर यहाँ पे -1 है। 0 से -1 मतलब कमी, कमी का मतलब अपचयन होना यानी आयोडीन का अपचयन होता है और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। अर्थात आयोडीन यहाँ पे ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ये तो था आयोडीमीतीय अनुमापन। नेक्स्ट जो है वो है आयोडोमीतीय अनुमापन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये आपके सिलेबस में भी है अनुमापन, जो फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, आपने पहले इसको किया था लास्ट ईयर। और इस प्रकार के अनुमापन में रासायनिक अभिक्रिया से अप्रत्यक्ष रूप से, यानी यहाँ पर जो आयोडीन यूज में ली जाती है वो डायरेक्ट आयोडीन नहीं बल्कि रासायनिक जो अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन होती है, उससे इनडायरेक्ट रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो मुक्त हुई आयोडीन है उसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। अतः इस अनुमापन में ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे कॉपर सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि का यहाँ पे निर्धारण जो है वो इनके विलयनों तथा पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मुक्त आयोडीन है उसका अनुमापन सोडियम थायोसल्फेट से करके किया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार के अनुमापन में जैसे अज्ञात जो कॉपर सल्फेट है उसकी सांद्रता का आकलन किया जाता है और जिसके लिए मानक यानी स्टैंडर्ड कॉपर सल्फेट का विलयन यूज में लिया जाता है। मानक यानी ये द्वितीय अनुमापन है, आगे दे रखा होगा, ये डबल टाइट्रेशन है, द्वितीय अनुमापन है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो मानक यानी कि स्टैंडर्ड कॉपर सल्फेट का विलयन है उसकी सहायता से सोडियम थायोसल्फेट का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट जो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, अर्थात सोडियम थायोसल्फेट का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, मानकीकरण किया जाता है यानी उसकी सांद्रता को ज्ञात किया जाता है मानक कॉपर सल्फेट के द्वारा। उसके बाद में जो अज्ञात कॉपर सल्फेट है उसकी सांद्रता को जो मानकीकरण आपने कर लिया है सोडियम थायोसल्फेट उसके साथ में दूसरी बार टाइट्रेशन करके, यानी कि मानकीकरण करने का मतलब है सोडियम थायोसल्फेट की सांद्रता को ज्ञात कर लिया और उस सोडियम थायोसल्फेट की सांद्रता जो ज्ञात होगी उसकी सहायता से अपन जो अज्ञात कॉपर सल्फेट है उसकी सांद्रता को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये डबल टाइट्रेशन होती हैं और इस प्रकार के अनुमापन में स्टार्च जो विलयन है उसका सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है और उदाहरण के रूप में वही कॉपर सल्फेट का जो आंकलन है वो पोटेशियम आयोडाइड यानी KI से मुक्त हुई आयोडीन का उपयोग कर सोडियम थायोसल्फेट के साथ अनुमापन के द्वारा किया जाता है। डबल टाइट्रेशन होती है, इसमें इस प्रकार से रिएक्शन होती है। कॉपर सल्फेट और KI की रिएक्शन से यहाँ पे
कॉपर सल्फेट का तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट यहाँ ऑक्सीकारक इसलिए है कि कॉपर सल्फेट कॉपर यहाँ पे +2 से या क्यूप्रस आयोडाइड यानी +1 में बदला है, +2 से +1 ऑक्सीकरण अंक में कमी होना, और जिसका कमी होती है उसका अपचयन, और अपचयन जो होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, अर्थात कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक के रूप में होता है यूज में। और यहाँ से मुक्त जो आयोडीन है, इस आयोडीन मुक्त जो आयोडीन I2 है उसका उपयोग यहाँ पे इस सोडियम थायोसल्फेट जो है यानी जिसको अपन हाइपो कहते हैं उसके साथ में अनुमापन किया जाता है। तो जो हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट, इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि इसके सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें यहाँ पे सोडियम पेंटाथायोनेट बदलता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होती है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है, यानी कि हाइपो या अपचायक के रूप में होता है, जबकि जो आयोडीन मुक्त आयोडीन है वो ऑक्सीकारक के रूप में है। यहाँ पे इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये यहाँ पे सोडियम आयोडाइड में -1 में बदलती है, आयोडाइड में आयोडीन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, यानी ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। और ऑक्सीकरण अंक में कमी का मतलब यहाँ पे जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, अर्थात यहाँ आयोडीन है वो ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में ली जाती है। लेकिन ये यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से रासायनिक अभिक्रिया से मुक्त हुई आयोडीन यूज में आती है, इसलिए ये आयोडोमीथी अनुमापन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन कंप्लीट होता है, जिसको रिडॉक्स अनुमापन कहते हैं। इसके साथ ही जो ये टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अजलीय विलायक नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जो 4th यूनिट का ही टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।